हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में जो आपका प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल बिना स्किप किए देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल हैं बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल को, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी वस्तु की दूरी दी है, कौन सा प्रतिबिंब की दूरी दी है। इसमें उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है और कब हम माइनस में लेंगे कब प्लस में लेंगे, ये बहुत ही उनको कन्फ्यूजन में रहता है। जिससे वो उनको सवाल तो आता है लेकिन लास्ट में जाकर के वो लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस में ले करके उसको गलती कर बैठते हैं, जिससे उनको नंबर नहीं मिल पाता, सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपको मैं सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ और बिल्कुल एकदम आसानी से बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपके कितने टाइप से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर टाइप में लिख दिया गया है। ठीक है, लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, तो 3 टाइप में मैंने बांटा है। तो पहले में जो टाइप 1 में मैंने रखा है प्रकाश यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी कि ये टाइप 1 है जिसमें आपको प्रश्न दिया रहेगा और उसका पूछेगा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप 2 में मैंने रखा है जिसमें आपको फोकस दूरी, दर्पण तथा लेंस के लिए भी पूछेगा। यानी कि इसमें जो है मैंने दोनों रख दिया है कि दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी, जिसमें आपको किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी निकालने के लिए कह देगा, किसी में आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बोल देगा, किसी में u और v का मान निकालने के लिए बोल देगा। तो ये हमारा टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 3 में क्या है कि लेंस की क्षमता है, यानी p का मान पूछेगा कि लेंस की क्षमता बताइए क्या होता है, तो ये टाइप 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के न्यूमेरिकल को हल। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है टाइप 1 का कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। यानी इसका मतलब प्रश्न में ये कहा है कि जो प्रकाश जा रहा है वो कहाँ से, वायु से कांच में, यही ना। तो वायु को हम एयर लिखेंगे और कांच को ग्लास। तो यानी इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, जब जो वायु यानी कि जो अपवर्तनांक 1.5 है, जिसका जब क्या करता है प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ANG, ठीक है, अपवर्तनांक n बराबर कितना है, 1.5। कहाँ से कहाँ जा रहा है, वायु से कांच में, तो यहाँ पर A लिखिए और यहाँ पे लास्ट में G। तो ANG बराबर कितना है, 1.5। अब फिर प्रश्न में आगे कहा जा रहा है कि कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा। तो अब इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि अब क्या कर रहा है, कांच से वायु। ठीक है, तो यानी कांच से वायु में अब जा रहा है। तो अब क्या करिए, यहाँ पर कांच के लिए क्या लिखेंगे, G और वायु के लिए A। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, तो यानी कि इसका अपवर्तनांक बताइए, तो ये हो जाएगा GNA। तो ये इसका मान बताना है। ठीक है, तो देख रहे हो उल्टा कर दिया, तो इसी को हम भी क्या करें, व्युत्क्रम कर दें। तो ये हो जाएगा GNA बराबर, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/ANG। ये हो जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा। अब इसी में क्या करिए, मान रख करके हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम किया तो हमने इसका भी व्युत्क्रम कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो ये हो जाएगा सूत्र, तो ये हो जाएगा GNA बराबर 1/1.5। ठीक है, तो ये देख रहे हो 0.1 का स्थान पे है, तो दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में 10 से गुणा और 10 से भाग भी कर दें। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10/15। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 2/3। इनका भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा GNA बराबर, इनका भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, देखिए 2 में 3 से भाग दीजिए तो दशमलव लगाएंगे 0, 3 6 18। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बचा, फिर 0, यानी 3 6 18, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.66 करते जाएगा, तो हम लिख देंगे 0.67। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। अब हम लोग इसको हटा रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग
अगला क्वेश्चन लेंगे इसी का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि कांच के अपवर्तनांक का मान कितना है, 1.5 है, तो उस कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए कि इसमें कहा गया है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया कांच का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कांच का अपवर्तनांक यानी कि Ng, n मतलब अपवर्तनांक किसका, कांच का, तो लिख दिया Ng बराबर कितना 1.5। तो क्रांतिक कोण का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का मान पूछा जा रहा है, तो क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं, और किसका निकालना है, कांच का, तो Cg, ये हो गया। तो इसका क्रांतिक कोण का मान बताना है, तो सूत्र होता है हमारा n बराबर 1/sin Cg, ठीक है। ये क्रांतिक कोण के संबंध में सूत्र होता है, सूत्र को नोट कर लीजिएगा। तो इसी में क्या करिए, मान रखिए, तो मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n का मान कितना है 1.5 बराबर 1/sin Cg, ठीक है। तो इसका हम क्या करें, इसका गुणा इधर करा दें और इसका भाग करा दें, तो ये हो जाएगा 1.5 sin Cg बराबर 1। तो हम क्या करें, इसका इधर भाग करा देते, ये हो जाएगा sin Cg बराबर 1/1.5, ठीक है। 1.5 हो गया। तो ये देख रहे हो, दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में कितने से गुणा भाग करेंगे, 1.5, यानी कि अंश और हर में कितने 10 से गुणा और 10 से भाग भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पिछला जो न्यूमेरिकल हल किया था यही वाली वैल्यू थी, तो इसको भाग करने के बाद मान आया था 0.67, यहाँ पे लिख देंगे लगभग, ठीक है। तो ये इतना 6.67 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मान होगा ये कितने का, साइन जो है आपका 42 अंश का मान होगा। ये यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि साइन 42 अंश बराबर होता है 0.67, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन Cg बराबर साइन 42 अंश, तो साइन साइन से कट गया, तो Cg बराबर कितना आ जाएगा, Cg बराबर आ जाएगा 42 अंश, ठीक है। तो ये क्रांतिक कोण का, यानी कांच का जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो कितना होगा, 42 अंश होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, इसमें भी क्रांतिक कोण का मान ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो कह रहा है कि जल का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी जल का क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, और इसमें वैल्यू दिया है साइन 48 अंश 36 मिनट, यानी कि ये मान दिया है प्रश्न में साइन 48 अंश 36 मिनट बराबर कितना मान है, इसका दिया है 0.75। ये प्रश्न में वैल्यू दिया है, जो कि प्रश्न में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, ठीक है। यानी कि NW, W का मतलब वाटर, यानी कि जल का अपवर्तनांक, N को हम दर्शाते हैं अपवर्तनांक के लिए, W दर्शाया गया है जल के लिए। तो यानी कि जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो जल का क्रांतिक कोण C से किसका पूछा जा रहा है, जल का, तो W लगा दीजिए, CW। तो इसका मान पूछा जा रहा है कि बताइए ये कितना होगा। तो अभी सूत्र में हमने लिखा है कि n बराबर सूत्र क्या होता है, 1/sin C किसके लिए, जल के लगा लीजिए, तो यहाँ पर भी जल का लगा दीजिए। तो ये सूत्र होता है क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है। n बराबर 1/sin C होता है, ये क्रांतिक कोण के लिए सूत्र, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी में हम क्या करें, वैल्यू रख दें, इसका मान इतना है रखिए, तो 4/3 बराबर 1/sin CW, ठीक है। इनका क्रॉस गुणा कराइए, इसका इसमें, इसका इसमें, क्रॉस गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 4
साइन सी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 साइन सी डब्ल्यू बराबर इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3, 4 का इधर भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन सी डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, भाग करिए, तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 में 4 से भाग देना है, तो हम दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, तो अब ये कितनी बार जाएगी, 4 सत्ते 28। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर ये 0 लगा 2 यानी 4 पच्चे 20, यानी कि ये आ गया भाग देने के बाद। यहाँ पे लिखेंगे साइन सी डब्ल्यू बराबर 0.75, ये मान आया भाग देने के बाद। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये 0.75 किसके बराबर, साइन 48 अंश 36 मिनट के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन सी डब्ल्यू बराबर साइन 48 अंश 36 मिनट। ठीक है, तो साइन साइन से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू बराबर 48 अंश 36 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये होगा हमारा जल का क्रांति कोण। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब टाइप 2 का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें एक और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं अपने से बना करके बता दे रहा हूँ कि वो किस टाइप से पूछा जाता है अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा डेस्टर खोज रहा था मैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका जो एक और क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, हालांकि वो क्वेश्चन बुक में नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उसको बना करके आपको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा माध्यम 1 है। ठीक है, ये माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है। ठीक है, तो इसमें ये इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोण दिया है 60 अंश। ठीक है, यहाँ पर कोण है 45 अंश मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इसके लिए हमें क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देख रहे हो कि ये आपतित किरण जो कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच रही है, तो इसके लिए कह रहा है कि पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अविलंब डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अविलंब डाल दीजिए। ठीक है, अविलंब डाल दिया। अब देख रहे हो कि जो हमारा मान होता है कुछ इस तरह से होता है, जो ये देख रहे हो अपवर्तन के नियम का चित्र है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि ये अगर अविलंब है, ठीक है, तो ऐसे प्रकाश किरण आती है, ऐसे अपवर्तित होती है। ठीक है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आई, और अपवर्तित और अविलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, आर होता है। तो ये देख रहे कुछ जो कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर बन रहा है, और ये आई का मान जो बन रहा है कोण वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये मान हमें नहीं पता कि ये कितना दिया, तो इसको निकालने के लिए देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये इतना कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा, इतना कोण 30, इतना कोण 60 अंश का है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से इसको आई का मान नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 90 में से 60 को घटाएंगे, और ये देख रहे हो कि ये भी कोण इतना बना 90 अंश का है, और इतना कोण 45 अंश का है। तो फिर 90 में से 45 घटा देंगे तो आर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे आई बराबर 90 माइनस 60 अंश। ठीक है, तो आई बराबर कितना आ गया, 30 अंश। ठीक है, ये आई का मान निकल गया। अब ये देखो आर बराबर कितना होगा, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 अंश, तो इसमें से घटा दीजिए, आर बराबर कितना हो गया, 45 अंश। ठीक है, तो अब देख रहे हो आर और आई का मान पता हो गया, तो अब हम लगा देंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, एन बराबर साइन आई अपन साइन आर, साइन आर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी में मान रखिए,
तो ये पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई का मान कितना है, आई का मान कितना है 30 अंश है। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 30 अंश बटे साइन 45 अंश। ठीक है, ये मान हमने रख दिया। ठीक है, अब चलिए इन्हीं की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए n12 बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। ये मान मैंने रख दिया। इसको अब क्या करिए भाग कराइए, तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर 1/2 गुणे 2 यानी कि कड़ी में 2/1। इनका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, इसका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा कड़ी में 2/2 और इसका क्या करिए परमीकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 और यानी कड़ी में 2 और बटे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इनका भाग करा दीजिए तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर 1/कड़ी में 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अगला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे पेपर में तो आप कंफ्यूज ना होना, बहुत आसान सवाल है और आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन, पहला जो टाइप 1 था जिसमें अपवर्तनांक के मान पूछा जा रहा था और दूसरा जो है उसमें मैंने बताया था उत्तल दर्पण के और लेंस यानी कि दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप 3 में हमने बताया था कि लेंस की क्षमता का सूत्र यानी कि लेंस की क्षमता का मान उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया था कि जब लेंस हो या फिर दर्पण हो तो उसके जब सवाल लगाते हैं तो बच्चे गलती ये कर बैठते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कब वैल्यू को हमें प्लस में लेना है और कब माइनस में लेना है और कौन सा यानी जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं। इनमें बहुत उनको कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कब वैल्यू को आपको प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप मैथ में पढ़े होंगे चतुर्थांश। ठीक है, जिसमें ये होता है y और ये होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश और यहाँ पर मूल बिंदु O होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, तो आप इस मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में होती है, बाईं ओर आएंगे तो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, मैं लेंस और दर्पण की बात कर रहा हूँ, दोनों में कंडीशन यही होगी। ठीक है, और अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाओगे तो वैल्यू प्लस, मूल बिंदु से नीचे की ओर आओगे तो वैल्यू माइनस। ठीक है, दर्पण में देखिए अगर हम मान लेते कि ये हमने कोई ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो होगा यानी दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाएगी। मान लिया कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी जा रही है तो यहाँ से इधर ये क्या होगा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P, दर्पण का जो ध्रुव P होता है वहाँ से दूरी मापी जाएगी। तो ये देख रहे हो जो U है ये आपके किधर आ रहा है, बाएं साइड आ रहा है, तो बाएं साइड में माइनस आ रहा है। ठीक है, और इसी से जब प्रकाश किरण भेजेंगे तो ये कुछ इस तरह से क्या होगी काटेगी, यानी कि यहीं पर क्या होगा प्रतिबिंब भी बनेगा, फोकस दूरी भी क्या होगी इधर कहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी भी और प्रतिबिंब भी देख रहे हो कुछ इधर ही बनेंगे। तो यानी कि इसमें सभी क्या होंगे माइनस में होगी, यानी कि फोकस दूरी यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगी माइनस में ली जाएगी। बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद अगर इसमें कह दिया जाए वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कह दे तो वस्तु की ऊंचाई ये होती है, तो ये ऊपर आप जा रहे हो तो ऊपर जाने का मतलब है कि वैल्यू धनात्मक। अगर कह दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई तो प्रतिबिंब आपका कुछ इस तरह से बनेगा यानी नीचे की ओर बनेगा, तो यानी कि नीचे की ओर आपकी वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी। ठीक है, इसी तरह से उत्तल दर्पण में देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में देखिए तो उत्तल दर्पण में कुछ इस तरह से रखा जाएगा। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये अंदर की ओर कैलाई की गई होती है और ऊपरा हुआ जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण इस पे भेजेंगे तो ये क्या होगा टकरा करके ऐसे परावर्तित हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कि ये जब परावर्तित हो जाएगा तो ये ऐसे चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा क्या होगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन खींच करके इधर बनाते हैं।
तो ये देख रहे हो कि जो फोकस दूरी यानी कि इसकी जो फोकस दूरी इधर कहीं एफ में होगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर वैल्यू इसका क्या होगा, धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो इधर ही क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब यानी v की वैल्यू क्या होगी, प्लस में ले जाएगी, और f की वैल्यू प्लस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सॉल्व में लिखेंगे और जो प्रश्न में मान दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण की, इसलिए क्या होगा, माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं। तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु को हम कुछ इस प्रकार से लिख दें, ठीक है। तो वस्तु लिख दिया, तो वस्तु के लास्ट में देख रहे हो क्या आ रहा है, u, और प्रतिबिंब तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मैंने v लिख दिया। तो इसके लास्ट में देख रहे हो क्या आ रहा है, v, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम v से दर्शाते हैं और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। ये मैंने खुद की एक समझाने की ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद प्रश्न में इसमें कहा जा रहा है कि इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। यानी कि जो दर्पण है उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु का मतलब u कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसलिए माइनस में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें प्रश्न में कहा गया है कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन बताइए। तो यानी कि बनने वाला जो प्रकृति है, ठीक है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, यानी प्रकृति का मतलब ये है कि आभासी है कि वास्तविक है। फिर उसके बाद स्थिति बताना है कि दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर उसके बाद कहा जा रहा तथा आवर्धन, यानी कि ये बताना है कि वो कितनी सेंटीमीटर आवर्धित है, कितना लंबा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें देखिए फिर आगे जो दिया गया है, इसमें v का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब का। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। और इसी दर्पण के सूत्र में अब क्या करिए, सबके मान रख करके हल कर लीजिए। तो 1/f का मान कितना है, -10, तो यहाँ पे -10 लगा दिया, और प्लस 1/v, v का मान नहीं पता, प्लस 1/u, u का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 रख दो। तो ये क्या करोगे, इसको 75 करके इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/10, ये हो जाएगा प्लस 1/15, क्योंकि ये माइनस जो 1/15 है ये वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, इनको क्या करिए, क्रॉस गुणा कराइए। तो ये हो जाएगा v बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 10/15 दामे 150, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर ये हो जाएगा 1/v बराबर माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो माइनस कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, अब बट्टे 150, ठीक है। इनको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितनी बार चला जाएगा, 30 बार, यानी कि ये हो गया -1/30, ठीक है। इसका इधर गुणा कराइए, इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब स्थित होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब क्या होगा, स्थित होगा, ठीक है। और इसमें देख रहे हो कि जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रकृति, यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। फिर इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई और प्रतिबिंब की प्रकृति। फिर इसके बाद पूछा गया है
कि आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आवर्धन क्षमता इसकी बतानी है कि कितनी होगी। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है यानी m बराबर ये हो जाएगा h डैश बटे h बराबर v/u, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देख रहे हो कि हमें ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की यानी प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी पता है, तो इसी से हम मान निकालें। आवर्धन क्षमता के लिए ये हमारा सूत्र होता है। तो इनमें से जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी को लेकर हल करते हैं। तो हमें आवश्यकता है m बराबर v/u का। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। तो इसी में क्या करिए, मान रखिए ये हो जाएगा m बराबर वो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई है -30 बटे वस्तु की दूरी कितनी है -10। तो ये काट दो तो 10 × 30 यानी कि m बराबर कितना आ गया 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो इतना हमारा क्या होगा प्रतिबिंब जो है आवर्धित होगा। ये इस तरह से दर्पण के क्वेश्चन को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों एक मिनट देखो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मैंने ये रख दिया फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की दूरी -15 है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे -15 रखेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, इसको आप बना लीजिएगा, ये हो जाएगा -15। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो सूत्र में क्या है v/u, तो v का मान कितना आया है यहाँ से 30 और u का मान बताना, तो u का मान ये है ना -15, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस से कटा, ये 15 गुना के 30 यानी m बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें ये कहा गया कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, यानी कि एक उत्तल दर्पण है और उस उत्तल दर्पण के सामने कितना 5 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि जो वस्तु है उसकी लंबाई कितनी है h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई तो हमेशा प्लस में ही होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कहा गया कि जो वस्तु रखी गई यानी कि जो ये 5 सेंटीमीटर की जो वस्तु रखी गई दर्पण के सामने कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी कि ये हुआ वस्तु और इसकी दूरी माइनस में ली जाएगी और ये कितना 10 सेंटीमीटर यानी कि -10 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कब वैल्यू प्लस में लेंगे कब माइनस में, वो जो मैंने बताया ट्रिक उसको बस आप ध्यान रखिएगा, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे कहा गया कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ उत्तल दर्पण ये है चतुर्थांश उत्तल दर्पण, तो ये आप रखोगे ना, तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी इधर ही होगी। ये कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की, तो यानी कि ये देख रहे हो किधर बन रहा है दाएं साइड बन रहा है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगी और फोकस दूरी भी क्या होगी प्लस में होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लिखेंगे +30, तो यहाँ पर ये हो जाएगा f बराबर, इससे हम फोकस दूरी निकाल लें तो ये होता है r/2, तो इसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 30/2 भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, तो f बराबर कितना हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। तो यानी कि फोकस दूरी का मान हमें पता चल गया कितना 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें पूछा गया प्रश्न में कि प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा लंबाई बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कैसा बनेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसकी हमें स्थिति बतानी है, यानी कि इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा उसको पता करना है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, इससे मान निकाल लीजिए। तो 1/f बराबर कितना है 15 और ये हो जाएगा बराबर v का मान नहीं पता, तो ये हो जाएगा v और ये प्लस 1/u का मान आपको दिया गया प्रश्न में कितना -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे माइनस और प्लस मिल करके माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको अब माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप पक्षांतर करके इधर लाइए, तो ये हो जाएगा
1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, फिर क्या करिए, अब इसको इसमें गुणा कराइए तो ये कितना हो जाएगा, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका क्रॉस गुणा करा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10 + 15/150, यही हो जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25/15 यानी कि 150। तो इनको क्या करिए, भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, यानी कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। गुणा कराइए तो v बराबर कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, यानी +6 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर पर होगी। यानी कि जो दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित होगा प्रतिबिंब, 6 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया है तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए आभासी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 आंसर हो गए, प्रकृति की यानी प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी स्थिति। अब इसमें पूछा गया है कि जो वस्तु है यानी जो प्रतिबिंब है वह कितनी लंबाई का बनेगा, यानी कितनी लंबा बनेगा, तो यानी कि कितना आवर्धित होगा। तो आवर्धन बराबर, ठीक है, आवर्धन m बराबर जो सूत्र होता है वो होता है H' बराबर v/u, ये सूत्र होता है। तो हमें किसकी आवश्यकता है, इतने की आवश्यकता है। इतने से हम क्या करें, मान लेकर के हल कर ले। तो ये हो जाएगा H' का मान पता नहीं, H का मान कितना है यहाँ पर 5 बराबर वस्तु की यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना है 6 और वस्तु की दूरी कितना है -10। इनका क्रॉस गुणा कराइए तो ये हो जाएगा H' गुणे 10। ठीक है, माइनस आगे लगा दिया बराबर ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 6। इनका भाग कराइए तो ये हो जाएगा H' बराबर माइनस ये हो जाएगा 5 गुणे 6 बट्टे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 5 दूना के 10। ठीक है, और ये 2 3 6, यानी कि H' बराबर कितना हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी कितनी होगी -3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए ये हमारे दर्पण के महत्वपूर्ण सवाल हो गए। अब हम लोग लेंस के लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेंस के प्रश्न को लिया है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक का जो मेरे पास पीडीएफ है और उस पीडीएफ से आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो जिस साइज का बिंब है, यानी कि जो कहा गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता बताइए। ठीक है, यानी टाइप 2 यानी टाइप 3 का भी क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है। तो टाइप 3 के भी क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें कहा गया है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वो लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। यानी कि इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस से किसी वो सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब का जो मान होता है वो प्लस में होता है। तो v बराबर कह रहा है कि जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो यानी कि v का मान कितना है आपका +50 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी यदि इसका प्रतिबिंब उसकी साइज का बन रहा हो। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो प्रतिबिंब की जो साइज है और वही उसका क्या है, वस्तु की भी साइज है। ठीक है, तो इसका मतलब कि लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज बराबर बिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज बराबर प्रतिबिंब की साइज को H' से दर्शाते हैं।
ठीक है। और बिंब की साइज भी इसी के बराबर है, बिंब की साइज, तो ये भी क्या होगा, h बराबर होगा। तो ये जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके लिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, सूत्र होता है h डैश अपान h बराबर क्या होता है, v अपान u होता है, ठीक है। तो इसमें कहा कि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इनके मान रख दीजिए, दोनों मान लेते हैं क्या है, h डैश, यानी कि सब कुछ बराबर है, तो बराबर रख लीजिए। v का मान नहीं पता और ये क्या नाम, v का मान हमें पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया है कितना है, 50 है, और u का मान नहीं पता है। तो ये कितनी बार में कट जाएंगे, एक बार में कट जाए, तो इसको लिख सकते हैं 50/u बराबर 1 गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा u बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी कि u का भी मान हमें पता हो गया कितना, 50 सेंटीमीटर पता हो गया, ठीक है। तो ये देख रहे हो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वस्तु यानी कि जो वस्तु की दूरी होगी लेंस से, वो क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि इसमें हमें इनकी क्या बतानी है, लेंस की क्षमता बतानी है, यानी कि P का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो P का मान बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फोकस दूरी पता होनी चाहिए। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र होगा, लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए डिफरेंस यही है कि ये दर्पण में क्या होता है, प्लस में हो जाएगा, लेकिन क्या नाम है आपका, लेंस में माइनस हो जाएगा। बाकी सूत्र सेम टू सेम रहेगा, बस प्लस और माइनस का फर्क होगा, ठीक है। तो इसी में क्या करिए, अब वैल्यू रख करके निकाल लीजिए f का मान, 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, 50, और इस सूत्र में माइनस, फिर उसके बाद ये -50 वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/50 प्लस 1/50, ठीक है। तो एलसीएम सेम है, ठीक है, आधार समान है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, +50 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, और ये कितना हो जाएगा, 25, यानी कि हो जाएगा 1/f बराबर कितना है, 1/25 गुणा करा दीजिए, तो f बराबर कितना हो गया, +25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें पूछा गया है लेंस की क्षमता बताइए ना। तो लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या होगा, लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर, सूत्र होता है, जब फोकस दूरी क्या हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसके लिए सूत्र होता है 100/f। यहाँ पे फोकस दूरी कब हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसी मान रख दीजिए, तो हो जाएगा P बराबर 100/25, 25 चौको 100, तो P का मान कितना आ गया, +4, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर को कैपिटल D से दर्शाते हैं। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और आसान भी था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी का अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो टाइप 3 के भी क्वेश्चन मैं साथ में ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस की क्षमता पूछी गई है। तो इसमें कहा गया कि 2 मीटर, ठीक है, यानी फोकस दूरी जो है कितना है, 2 मीटर है। फिर उसके बाद इसमें कहा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें क्षमता का मान पूछा गया है, तो ये सूत्र होगा P बराबर 1/, यानी P बराबर होगा 1/f। ये कब होगा, जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो तब 1/f होगा। इस सूत्र से क्या करिए, मान निकाल लीजिए। तो मान रखिए, तो P बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सूत्र में दिया है, -2 दिया है, तो इसलिए हो जाएगा 1/2, भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, P बराबर -0.5, और P का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब इसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, कितनी लंबी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब कौन सा, अभिसारी मतलब होता है जो सभी प्रकाश किरणें एक जगह एकत्रित करता हो, तो ये कार्य कौन करता है, उत्तल लेंस करता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस यहाँ पर देखिए लेंगे, यहाँ पर उत्तल लेंस ले लीजिए, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि कितने सेंटीमीटर की आगे पर, इसमें कहा गया कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी कि जो बिंब है, यानी जो वस्तु है वह कितनी दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, माइनस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। और इसमें कहा गया है कि जो बिंब की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि ये किरण आरेख खींच करके आपको प्रश्न में इस तरह से चित्र बना करके सवाल को हल करना है जिसमें किरण आरेख पूछा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण भेजेंगे, जो कि ये क्या होगी, इस फोकस दूरी f से क्या होगी, या इसको मान लेते हैं f2 या f1 मान लेते हैं, इससे अपवर्तित होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लेंस का केंद्र O है, इससे कोई प्रकाश किरण भेजें तो ये क्या होगी, इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या है, इसको काट रही है, तो जहाँ पर काटेगी वहीं पर इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका प्रतिबिंब मान लीजिए क्या है, अगर हम इसको कहें A है और ये प्रतिबिंब की B डैश A डैश है, ये A B हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति बताया गया है ये, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि जो फोकस दूरी इसका जो है ये कितना है, लेंस का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि और जो आगे भी जो फोकस दूरी इसकी होगी वो भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकस दूरी तो इधर भी तो होती है, ये f1 होती है तो वो f2 होती है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद इसमें कहा गया है प्रश्न में कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और क्या नाम है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताइए, यानी कि ये वाली स्थिति बताइए कि इससे दर्पण यानी इस लेंस से ये वस्तु कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और प्रकृति कैसी होगी, यानी कि ये बताना है और उसकी साइज बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में जो दिया गया मान है वो क्या लेंगे, हम प्लस में ले लेंगे क्योंकि दोनों साइड वही होगा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर और f बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का मान पूछा जा रहा है, तो v का मान निकाल लीजिए, लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/v का मान कितना है नहीं पता, और ये f का मान रख दीजिए कितना, 10, ठीक है, क्योंकि f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख रहे हो वस्तु की दूरी कितनी है, -25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दिया, ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। इनका क्रॉस गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 1/v बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस 10/25 गुणे 10, यही होगा ना। तो आगे देखिए तो ये हो जाएगा 1/v बराबर इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 15/, ये हो जाएगा 25 गुणे 10, तो भाग कर दीजिए, 5 3 15, ये हो जाएगा 5 25 25, ठीक है। तो गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/v
बराबर ये हो जाएगा 5×50 यानी 3/50। इसका क्रॉस गुणा करा लीजिए तो v बराबर हो जाएगा 50/3। भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 6 18, फिर दशमलव लगाओगे, फिर 3 6 18 हुआ, 2 बचा, फिर उसके बाद 3 6 18, 3 6 18, यानी कि ये आ जाएगा v बराबर आपका 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी आपकी 16.67 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक हमेशा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा भी होगा। ठीक है, तो लिख देंगे वास्तविक ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें पूछा गया है कि इसकी साइज बताइए। ठीक है, यानी कि आवर्धन क्षमता बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो वस्तु की ऊंचाई दिया है, यहाँ पर लिख देंगे h बराबर वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है, h डैश का भी मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा h डैश बटे h बराबर v/u से। ठीक है, तो ये हो जाएगा h डैश का मान नहीं पता है, इसका h का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 5 बराबर v का मान कितना है 16.67 बटे v का मान कितना, u का मान कितना है -25। ठीक है, तो ये हो जाएगा -25। तो इनका क्रॉस गुणा कराइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका h डैश बराबर, इसको गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 16.67 गुणे बटे, यहाँ पर गुणा भी लगा दीजिए 5, क्योंकि इसमें इसका गुणा करा रहे हैं, ये हो जाएगा 25। भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 25 25, 5 से इससे भाग दीजिए तो 5 3 15 दशमलव, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आ जाएगा तो 5 3 15, फिर एक ही आ जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा h डैश बराबर कितना 3.33 माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये माइनस दर्शा रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है नीचे बन रहा है, कितने सेंटीमीटर 3.33 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी आपको इसी तरह से जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिले वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में पहुंचे और जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।